नॉक नॉक। कौन? नॉक नॉक। अरे कौन है? डिस्कवरी मैन। क्या चाहिए भाई? सर आगे साइंस पढ़ाओ ना, साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ाओ ना। तो चलिए आपकी डिमांड पे शुरू करते हैं फिर से साइंस। लेट्स गो। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैम छो? वेलकम बैक टू रैंकर्स चैनल। सो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली मैं बोलूं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हम पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को थोड़ा सा याद कर ले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? जहां पे एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट मिलता था, तो उसको हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ या ना? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का परफेक्टली उल्टा हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वहां पे क्या था? बहुत सारे रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। डीकंपोजिशन में क्या होता है? एक ही रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन को मुझे डिफाइन करना है, सो दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, यानी जो भी कंपाउंड था, यानी जो भी रिएक्टेंट था वो टूटा, स्प्लिट्स अप यानी टूटा, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, जहां पे एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट टूटता है और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, एक एक्सपेरिमेंट और एक रिएक्शन हमें हर लेक्चर में पढ़ना होता है। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम इस बार रेलेवेंट लेंगे टू द डीकंपोजिशन रिएक्शन। सो एक्सपेरिमेंट का फॉर्मेशन आपको पता ही है, एम होता है, अपर्चस होता है, फिगर होता है, मेथड होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, केमिकल इक्वेशंस होते हैं और कंक्लूजन होता है। सो यहाँ पे हम शुरू करने वाले एम है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंट का हमारा एम है टू हीट फेरस सल्फेट टू स्टडी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब समझ लो हमें क्या करना है, हमें डीकंपोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए फेरस सल्फेट को हीट करना है। ओके, तो मैं आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं। दो चीज रहती है, एक होती है आयन 2 और एक होता है आयन 3। याद आया? जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का टेबल था उसमें था आयन 2 यानी Fe+2 और आयन 3 यानी Fe+3, जिसको हम बोलेंगे यहां पे फेरस। ये क्या होता है? फेरस। Fe+2 यानी फेरस और Fe+3 यानी फेरिक। याद रखना है, ये दोनों का डिफरेंस है। Fe+2 मिलेगा तो वो होगा फेरस, Fe+3 रहेगा फेरिक। हम यहाँ पे फेरस सल्फेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट क्या होता है? दैट इज Fe+2 SO4-2, सल्फेट माने SO4-2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों का वैलेंसी 2 है। सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जत और बेटा चौकड़ी में। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट। ओके, सो हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या है? टू हीट फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट माने FeSO4, ई स्मॉल, बाकी सब कुछ कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं। तो हीट फेरस सल्फेट टू स्टडी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अपर चेस्ट में हम क्या ले रहे हैं? बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी कच्ची रहती है, बॉइलिंग ट्यूब थोड़ी सी मीन्स क्या करता है? टेस्ट ट्यूब को अगर ज़्यादा हीट देते हैं तब वो प्रॉब्लम कर सकती है। जब बॉइलिंग ट्यूब भी वो पर्टिकुलर बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है, यानी वो स्ट्रांग रहती है थोड़ी सी, यानी उसको जब हम ज़्यादा हीट देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दैट इज द बॉइलिंग ट्यूब। अब बॉइलिंग ट्यूब को हम रखेंगे कहाँ पे? स्टैंड पे। ऑब्वियसली स्टैंड पे रखना पड़ेगा। वैसे हम जादू तो नहीं कर सकते कि ऐसे हवा में ही रहेगा यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और बॉइलिंग ट्यूब को गर्म करने के लिए हमें चाहिए बर्नर और साथ में मेन अपर्चस रहेगा हमारा फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो एक आसान सी फिगर दी गई है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे बर्नर ड्रॉ किया है, स्टैंड है, स्टैंड पे हमने एक बॉइलिंग ट्यूब रख दी है सिर्फ, और यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमने दिखाए, बर्नर को चालू किया है, फ्लेम हो गई। ठीक है, अब ये सब बाकी की चीज़ है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा वैसे वैसे मैं समझाता जाता हूँ। ठीक है, सो मेथड है टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, और उसके अंदर हमें डालने हैं 2 ग्राम जितने फेरस सल्फेट, यानी पुट अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट, हीट इट ऑन बर्नर एंड ऑब्जर्व द चेंज। अगर ये आपको सिंपल के लिए जाना है तो इसलिए मैंने ये मेथड है, बाकी आपको मेथड लिखनी है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टेक अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। यस ऑब्वियसली
इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. ओके, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द बर्नर. इतनी बात समझ में आ गई. और ऑब्जर्व द चेंज, हमें चेंज को ऑब्जर्व करना है. सो अब हम ऑब्जर्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था फेरस सल्फेट जो है उसके क्रिस्टल ग्रीन कलर के हैं. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे हैं? ग्रीन कलर के. हमने वो फेरस सल्फेट लिया था. जब हमने उसको हीट करना शुरू किया तो फेरस सल्फेट का जो ग्रीन कलर था वो कन्वर्ट हुआ ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में. मैंने अभी बोला फेरिक ऑक्साइड Fe+3. देख लो यहाँ पे Fe+3 हो रहा है फेरिक, O-2 हो रहा है ऑक्साइड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया हमारा Fe2O3, दैट इज द फेरिक ऑक्साइड. ओके, सो ये हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड हो गया. ठीक है, जो ब्राउन कलर के सब्सटेंस रहेंगे. सो यहाँ पे ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुए ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में. ये फाइनल प्रोडक्ट है. बीच में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, और साथ में क्या होता है, अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्स्टेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SO3 गैसेज. क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट में आपने देखा कि भाई आयन है, ऑक्सीजन है, वो कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में. सल्फर जो होता है वो सल्फर बर्न होता है, और सल्फर जब बर्न होता है तब वो जो फ्यूम्स निकलते हैं SO2 SO3. यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इसको बोलेंगे हम सल्फर ट्राइऑक्साइड. क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होते हैं, और उसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है. मीन्स वो हमारे नाक को थोड़ी सी हम बेचैनी ला देती है. सो द स्मेल ऑफ द बर्निंग सल्फर इज ऑब्टेन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ SO2 एंड SO3 गैस. समझ में आ गई? सो हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं. तो यहाँ पे फेरस सल्फेट है. फेरस सल्फेट कन्वर्ट हुआ फेरिक 2 ऑक्साइड में. आयन 2 कन्वर्ट हुआ आयन 3 में. सल्फेट, फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन कलर कन्वर्ट हुआ ब्राउन में. और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस हमारे रिलीज होते हैं. इतनी बात समझ में आ गई. सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन के नीचे कि इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट changes to brown due to the formation of ferric oxide. A smell of burning sulfur is obtained due to formation of sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. समझ लो. अब यहां पे क्या हो रहा है, एक ही सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है 3 चीजों में. तो ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्या हो गया? डीकंपोजिशन रिएक्शन. हमने गर्मी दी है तो ये हो गया थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन. थर्मल क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में, मीन्स थोड़ी देर में समझा रहा हूँ. सो यहाँ पे ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया. ठीक है, और यहाँ पे आयन 2 सल्फेट कन्वर्ट हुआ आयन 3 ऑक्साइड में. इतनी बात समझ में आ गई. सो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या रह जाएगा? व्हेन हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इट डीकंपोजेस. वो डीकंपोज हुआ किस में? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3. सो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर एक्चुअली फेरस सल्फेट का नहीं है. जब हम लैब में फेरस सल्फेट लेते हैं तो वो फेरस सल्फेट थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहता है. हाइड्रेटेड माने क्या? उसमें पानी के थोड़े से मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्रिस्टल रहते हैं. यानी फेरस सल्फेट का अगर क्रिस्टल की बात करो तो फेरस सल्फेट एक्चुअली होता है FeSO4 × 7H2O, जिसको हम बोलते हैं हेप्टा. 7 होता है हेप्टा. समझ लो. अगर 2 होता है तो डाई, 3 होता है ट्राई, 4 होता है टेट्रा, 5 होएगा पेंटा, 6 हेक्सा, 7 होता है हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट यहाँ पे मिलेगा. यानी FeSO4 × 7H2O जो ग्रीन कलर में होता है, जिसको बर्न करने के बाद, जिसको हमने जलाया, जब बॉइलिंग ट्यूब में उसको गर्म किया तो वो व्हाइट, पहले क्या होता है, ये 7H2O जो होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स डीकंपोज होते हैं. पानी के मॉलिक्यूल जो होता है वो इवेपोरेट होते हैं. इसी वजह से ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स है वो व्हाइट कलर के पहले दिखेंगे. और जो बॉइलिंग ट्यूब रहते हैं वहां पे हमें थोड़े से ऐसे बबल्स दिखते हैं. ठीक है, और उसके बाद जो व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट है वो बर्न होता है, और सल्फर बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और FeSO4 में से मिलता है फेरिक ऑक्साइड. समझ में आ गई इतनी चीज? Okay, so the ferrous sulfate crystals which are available in science laboratory are actually what are they? They are the ferrous sulfate heptahydrate. What are they? Ferrous sulfate heptahydrate. So green color जो रहता है, when the green color ferrous sulfate heptahydrate ferrous sulfate crystal are heated, उसको हमने गर्म किया तो क्या होता है? सबसे पहले उसके पानी के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. They first lose 7 molecules of water crystallization. पता चल गया, उन्होंने 7 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने लूज किया.
और उसके बाद हमें व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट मिलता है, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन फॉर द फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे मैंने फिगर में यही बताया कि ये ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट दिखा है, ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड दिखा है, और यहाँ पे SO2 एंड SO3 गैसेस रिलीज हो रहे हैं जो काफ़ी टॉक्सिक है। दिख रहा है? हाँ, तो आपको एक सिंपल सी यही फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो डीकंपोजिशन क्या हुआ, फेरस सल्फेट को हीट किया, व्हाइट ग्रीन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है, कलर कॉम्बिनेशन पता चल गया है। ठीक है, तो एक्चुअली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो 3 तरह के होते हैं, समझाता हूं। हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज व्हाट इज डीकंपोजिशन। जब सिंगल रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, यानी उसके अंदर की जो भी बॉन्ड्स रहते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, और जो कंपाउंड रहता है वो ब्रोक होता है और फॉर्म क्या करता है, मोर देन वन प्रोडक्ट, तो उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फेरस सल्फेट के अंदर के बॉन्ड टूटे तब जाके सल्फर बंद हो गया और फेरस और ऑक्सीजन रह गया जो मिल गया फेरिक ऑक्साइड। समझ गए? सो दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक फेरस सल्फेट बहुत सारे प्रोडक्ट में यानी 3 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने क्या दी है, एनर्जी। हम एनर्जी जिस तरह से देंगे उस हिसाब से डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 तरह के रहते हैं। कौन कौन से? थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड फोटो। ओके, तो सबसे पहले हम थर्मल डीकंपोजिशन समझते हैं। तो थर्मल डीकंपोजिशन में क्या रहता है, जहां पे हम हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी गिवन टू ब्रेक द कंपाउंड। जैसे कि हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया तब जाके वो टूटा था। उसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा मार्बल था। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, लाइम, और CO2 गैस रिलीज हो जाते हैं। यानी जब भी ये सब चीज़ जलती है तो उसमें से बहुत सारे ब्लैक फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये जो ब्लैक फ्यूम्स है दैट वाज द CO2। ओके, अगर बात करें अभी तो फेरस सल्फेट को जैसे मैंने गर्म किया वो मिल गया मुझे फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है जो नाक को काफी तकलीफ कर रहा है भाई। समझ में आ गई? और हाँ, हम ले रहे हैं फिर से लेड नाइट्रेट। जो लेड नाइट्रेट को हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, उसको मैंने गर्म किया। ये एक्सपेरिमेंट 1 मार्कर में पूछते हैं कि भाई लेड नाइट्रेट को गर्म करते लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। सेम चीज जैसे फेरस सल्फेट हुआ, सेम चीज होती है लेड नाइट्रेट में। लेड नाइट्रेट को गर्म करते ही लेड ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन गैस थोड़ी सी रिलीज होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस करते जाना है। आपको लिखना है लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक बार है तो मोनो, 2 बार है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। याद आ गया? ठीक है, समझ लो। तो ये होता है थर्मल डीकंपोजिशन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी, जब हमने कंपाउंड को इलेक्ट्रिक दिया यानी इलेक्ट्रिक के फॉर्म में एनर्जी दिया है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज इलेक्ट्रिसिटी गिवन टू ब्रेक कंपाउंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पानी है तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या करता है, पानी को जैसे ही देखो एक पानी ले लिया, पानी के ऊपर मैंने बैटरी लगा दी, डायरेक्ट बैटरी नहीं लगानी है, उसका एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा। तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होते हैं। सेम चीज अगर सोडियम क्लोराइड का हम सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड रहता है उसमें से जब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो उसमें से सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। वो आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है जो आपको पढ़ने में नहीं आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, उसमें से जब इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैसेस रिलीज होते हैं। ओके, और उसके बाद आता है फोटो डीकंपोजिशन। फोटो डीकंपोजिशन में क्या होता है, जब लाइट एनर्जी रहती है, जैसे कि सिल्वर Ag+, अर्जेंटिनियम सिल्वर Ag+, जो Ag+ होता है एक्चुअली क्या होता है कि वो एकदम व्हाइट कलर का होता है। जब हम उसको डायरेक्टली सनलाइट के अंदर रखते हैं तो ये AgCl का जो पाउडर होगा व्हाइट, वो ब्राउनिश वो सिल्वर टोन में हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा उसका कलर निकल जाता है। हाँ, समझ लो यहाँ पे क्या है, AgCl है। तो AgCl क्या हुआ, जैसे हमने उसको लाइट दी यानी लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी है सनलाइट, तो वो क्या हो गया, Ag और Cl2 गैसेस रिलीज हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो इतनी बात समझ लो, 3 तरह के डीकंपोजिशन। आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, पहले एक एक्सपेरिमेंट समझा, फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया है, उसके बाद थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटो डीकंपोजिशन। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, सो आज का होमवर्क आपका क्या रह जाएगा, एक्सपेरिमेंट लिखना है और डीकंपोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन लिख के उसके टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।